नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने डीबीटी किए 4,96,38,000। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को भेजा पैसा, सरकार उठा रही बेसहारों की जिम्मेदारी। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के हर ब्लॉक में खुलेंगे क्लस्टर स्कूल, योजना पर हो रहा काम। मंत्री धन सिंह रावत का बयान, हर छात्र को मिलेगा आधुनिक शिक्षा का लाभ। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग सख्त, पहाड़ चढ़ने से पहले कमर्शियल वाहन चालकों का होगा ड्राइविंग टेस्ट, पास होने पर ही आगे जाने की मिलेगी अनुमति। देहरादून में ऐतिहासिक झंडा जी मेले का आगाज, इस साल 90 फीट ऊंचे झंडे जी का आरोहण। पंजाब के राजेंद्र पाल सिंह और सतनाम सिंह के परिवार को मिला दर्शनीय गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए धनराशि ट्रांसफर की है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य के 5,487 लाभार्थियों को 1 जनवरी से 31 मार्च तक 4,96,38,000 की धनराशि एक साथ ट्रांसफर की गई है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में हुई थी। सरकार इस योजना के तहत बेसहारा बच्चों का पालन पोषण करती है। उन्हें हर महीने 3,000 रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाते हैं। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कोविड पीरियड के दौरान में वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मामा की भूमिका में रहे हैं और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे हैं। और स्वयं मैं बुआ की भूमिका में मैं सदैव उन बच्चों के साथ खड़ी रही। और आज आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि उनको 3 माह का जो हमारा उनको एक आर्थिक सहयोग 3,000 रुपये प्रति बच्चा जो हम लोग देते आ रहे हैं, तो 3 माह का हम लोगों ने आज डीबीटी के माध्यम से उनको दिया है। लगभग 5,400 के करीब बच्चे जो हैं आज इससे लाभान्वित हुए हैं। निश्चित रूप से वात्सल्य योजना के माध्यम से हमारे वे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक नहीं रहे, माता पिता में से दोनों ही या दोनों में से एक व्यक्ति रहा लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उन बच्चों को ये आर्थिक मदद बड़ा सहयोग करती है। उधर प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के हर ब्लॉक में क्लस्टर स्कूल योजना पर काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पहले चरण में माध्यमिक स्तर पर सभी 95 विकास खंडों में एक-एक क्लस्टर स्कूल बनाया जाएगा, जिनमें क्लास 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास और यहाँ पर टिंकरिंग लैब, कंप्यूटर लैब और अलग अलग विषयों की प्रयोगशालाएं मिलेंगी और इसका लाभ राज्य के हर छात्र को मिलेगा। अभी हम पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं और हर ब्लॉक में पीएम श्री स्कूल बना रहे हैं। पीएम श्री स्कूलों के लिए भी भारत सरकार ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे राज्य को दे चुके हैं। क्लस्टर स्कूल में हम ये कर रहे हैं कि जो भी बच्चे क्लस्टर स्कूल में आना चाहें, वहाँ पे उनको गाड़ी की सुविधा दी जाएगी। अगर गाड़ी की सुविधा नहीं है तो आने जाने का किराया दिया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका चेयरमैन है। कांग्रेस के सियासी सफर में एक के बाद एक मिली हार को देखते हुए 2027 के लिए पार्टी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। चुनाव में खराब प्रदर्शन को किस तरह से सुधारना है, इसके लिए अब कांग्रेस नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गई है। क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव में पिछले प्रदर्शन और मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए प्रभावी तैयारी करने की जरूरत है। खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 में से केवल 19 सीटें जीती, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने 47 सीटों के साथ मजबूत बहुमत हासिल किया। इस अंतर को पाटने और बीजेपी के दबदबे को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि अब कांग्रेस नए सिरे से रणनीति बनाती दिख रही है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस को काम करने की आवश्यकता है।
कांग्रेस को राज्य स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करना होगा, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ानी होगी और बूथ स्तर तक प्रभावी संरचना बनानी होगी। हाल ही में हुई वर्चुअल बैठक में पार्टी ने भविष्य की रणनीति पर चर्चा शुरू की है, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए तेजी और निरंतरता बरतने की जरूरत है। उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन, पर्यटन, विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे अहम हैं। कांग्रेस को इन पर भी ठोस नीतियां बनाने की जरूरत है। पार्टी में आंतरिक कलह को खत्म करना होगा। हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और युवा नेताओं की ऊर्जा को जोड़कर एक मजबूत चेहरा सामने लाना चाहिए। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के भीतर घमासान देखने को मिला। कई बड़े नेताओं ने पार्टी से अलविदा कह दिया। ऐसे में पार्टी नेताओं को कैसे साथ लेकर चलना है, कांग्रेस को इस पर भी काम करना होगा। बीजेपी की सोशल मीडिया रणनीति काफी मजबूत है। कांग्रेस को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रियता बढ़ानी होगी, खासकर युवा मतदाताओं को फोकस करते हुए। कांग्रेस द्वारा अब कुटुंब कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें तमाम ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे जो बहुत कम कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस अब वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति तैयार कर रही है। देखिए, हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। अभी 21 और 22 को जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की ट्रेनिंग है, जिसमें सचिन राव जी आ रहे हैं खुद ट्रेनिंग देने के लिए, और उसमें वरिष्ठ जन भी यहाँ उपस्थित रहेंगे उसके शुरुआत में। और 20 तारीख को एक यहाँ वरिष्ठ जनों की बैठक है पीसीसी में, और उसके बाद उसमें विधायकों के साथ भी चिंतन मंथन है। और उसके बाद जो हमारे हरीश बिरमानी जी हैं, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर इन सभी वरिष्ठ जनों का विधायकों के साथ सहभोज का कार्यक्रम भी रहेगा, जो कुटुंब कांग्रेस का पहला कार्यक्रम उत्तराखंड में होगा। निकाय चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस आलाकमान आने वाले चुनाव में पूरी तरह फोकस कर रहा है और आने वाले 2027 के चुनाव की रणनीति बना रहा है। देखना होगा कि 27 के चुनाव में कांग्रेस को इसका कितना फायदा होता है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के गैर हिंदुओं वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। करण माहरा ने बीजेपी विधायक आशा नौटियाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि अमरनाथ की गुफा किसने खोजी। वहीं माहरा ने बताया कि केदारनाथ में चलने वाले घोड़े खच्चरों को 50% माइनॉरिटी के लोग चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक लोगों को बांट रही है। देखिए, पहले तो उन्होंने अपनी शपथ के खिलाफ काम किया है। ये प्रश्न उनसे होना चाहिए कि आप जब विधायक बनी, आपने एक बयान दिया, एक शपथ लिया, आपने उसमें कहा कि मैं देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी, मैं देश के संविधान का पालन करूंगी, अक्षरशः पालन करूंगी। क्या वो संविधान का अक्षरशः पालन कर रही हैं? क्या इस बयान से देश की एकता और अखंडता ठीक रहेगी? ये प्रश्न विधायक जी से करना चाहिए। और अगर कोई अपराध कर रहा है या कोई इलीगल काम कर रहा है तो उसको रोकने का काम प्रशासन का है, सरकार का है। ये बयानों से कुछ नहीं होगा। 22 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दरअसल 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में जिले में कई तैयारी चल रही है। उधर जिला मजिस्ट्रेट ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन से जो क्षति हुई थी और हमारी जो वनाग्नि एक बड़ी घटना होती है अल्मोड़ा में, उसके लिए हम लोग यहाँ बहुत से कार्य कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। तो जो पुराने कुछ फंड रिलीज करना था उसके बारे में कुछ फंड रिलीज हो चुका है, कुछ अभी भी बाकी था, उसके लिए हमारी बैठक हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 22 तारीख को आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 23 मार्च को राज्य सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा जो कार्य किए गए उनके प्रचार प्रसार और लोगों को जो सुविधाएं दी जानी है उसके लिए प्रावधान किया गया है। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं, प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को अल्मोड़ा से पूरे राज्य के लिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। देहरादून में ऐतिहासिक झंडा जी मेले का आगाज हो गया। बुधवार को महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री गुरु राम राय दरबार में 90 फीट ऊंचे झंडे जी का आरोहण किया गया। इस दौरान जो बोले सोनिहाल के जयकारों से दरबार साहिब गूंज उठा। बता दें कि इस साल ध्वजदंड को भी बदला गया है। वहीं दर्शनीय गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य पंजाब के राजेंद्र पाल सिंह और सतनाम सिंह के परिवार को मिला है। बता दें कि झंडे जी मेला श्री गुरु राम राय के देहरादून आगमन और उनके जन्मदिन को याद करने के लिए हर साल मनाया जाता है।
जो श्री झंडा महोत्सव है, प्रेम, भाईचारा, एकता और आपसी सौहार्द का है मेला माना जाता है और देश भर से बल्कि विदेशों से भी संगत इस अवसर पर आती है और सभी धर्म संप्रदाय के लोग जो हैं भावना से यहाँ पे मत्था टेकते हैं। तो ये एकता का बहुत बड़ा संदेश जो है श्री झंडा महोत्सव देता है। अगर आप चारधाम यात्रा पर आने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बाहरी राज्यों के कमर्शियल वाहन चालकों को पहाड़ चढ़ने से पहले ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और इसमें अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें चारधाम यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले बाहरी राज्यों के कमर्शियल वाहन चालकों को पहाड़ पर चढ़ने से पहले ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और अगर इस टेस्ट में वाहन चालक फेल हो जाता है तो उसे चारधाम यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। अब सवाल है कि वाहन चालक के साथ आए श्रद्धालुओं का आखिर क्या होगा, फिर वो चारधाम यात्रा पर कैसे जा पाएंगे, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राज्य में चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में कमर्शियल वाहन आते हैं। यात्रा पर आने वाले कमर्शियल वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किया जाता था। इसके लिए वाहनों की फिटनेस और उसके कागजात देखे जाते थे। सही पाए जाने पर उन्हें ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। साथ ही अभी तक अन्य राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहन चालकों को हिल एंडोर्समेंट कराने के लिए परीक्षा देना नहीं पड़ता था। वो केवल ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने के बाद हिल एंडोर्समेंट करा सकते थे। इससे अनुभवहीन चालक भी चारधाम यात्रा में गाड़ी चला रहे थे, जिसके कारण कई हादसे होते रहे। लेकिन अब चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग सतर्क है और चारधाम यात्रा के दौरान कोई भी घटना ना हो, इसके लिए जितने भी बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहन के चालक हैं, उनका लाइसेंस हिल एंडोर्समेंट होना चाहिए और अगर किसी चालक का लाइसेंस हिल एंडोर्समेंट नहीं है तो उनको एक परीक्षा देनी होगी। परिवहन विभाग के पास ऋषिकेश में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक है, जहां चालक का हिल ड्राइविंग का टेस्ट किया जाएगा और अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको लाइसेंस हिल एंडोर्समेंट बनाया जाएगा। और इसी तरह देहरादून के झाझरा में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक है, जहां कमर्शियल वाहन चालकों का टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही बताया गया कि हिल एंडोर्समेंट कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर परीक्षा के दौरान वाहन चालक फेल हो जाता है तो उसे किसी भी दशा में पहाड़ों पर नहीं भेजा जाएगा। उस ड्राइवर की जगह दूसरे ड्राइवर की व्यवस्था की जाएगी, जो उस गाड़ी में बैठे श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर लेकर जाएगा। देखिए, चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन विभाग बहुत ही सतर्क है, इसको लेते हुए कि कोई भी दुर्घटना की कोई संभावना हो उसको कम से कम किया जा सके। जिसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उनके जो ड्राइवर चला रहे हैं उनका लाइसेंस हिल एंडोर्स होना चाहिए। तो जिन ड्राइवरों के लाइसेंस अभी हिल एंडोर्स नहीं है उनको एक परीक्षा के अंतर्गत गुजरना पड़ेगा, जिसकी फिजिकल परीक्षा होगी। हमारे पास ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन्स हैं, जैसे कि ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर। ऋषिकेश के ऑफिस में उनका हिल ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा। अगर हिल ड्राइविंग के सही पाए गए तो उनका लाइसेंस हिल एंडोर्स कर दिया जाएगा। ऐसे ही देहरादून में आने वालों का IDTR झाझरा में लिया जाएगा और पास होने पर उनका लाइसेंस हिल एंडोर्स कर दिया जाएगा। अगर फेल हो जाते हैं तो किसी भी दशा में उस ड्राइवर को जो बस है, चाहे वो बाहर की है, उसको ले जाने नहीं दिया जाएगा। उनके लिए बस के सवारियों को लाने ले जाने के लिए अन्य ड्राइवर की व्यवस्था करवाने में उनकी मदद करी जाएगी, जिसका कि लाइसेंस पूर्णतः हिल एंडोर्स होगा। परिवहन विभाग बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालकों की इस बार ड्राइविंग टेस्ट लेगा और जो पास होगा उसी को चारधाम यात्रा पर यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। लेकिन इस व्यवस्था को करने के बाद सड़क हादसों पर कितना ब्रेक लगता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। गदरपुर में एसडीएम आशिमा गोयल के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम ने छापेमारी की और 3 मदरसा को सील किया। इस मौके पर एसडीएम आशिमा गोयल ने बताया कि गदरपुर के 4 मदरसों की जांच की गई है और 1 मदरसा सही पाया गया, जबकि 3 मदरसों पर सील की कार्रवाई की गई। उधर रुद्रपुर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की। बैठक में डीएम ने शहरी क्षेत्रों की सड़कों का डिजिटल सर्वे कर ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने के निर्देश दिए। बता दें कि डीएम इससे पहले ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने का निर्देश दे चुके हैं, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से अपडेट लिया। समिति की हमारी बैठक होती है, इसमें मेन जो हमारा आशय होता है वो आशय ये होता है कि कहीं भी और कोई भी ऐसे जो हमारी
डेथ्स होती हैं वो किन कारणों की वजह से हो रही है, कहीं उन कारणों को जिनको हम कहते हैं, उन स्पॉट्स को हम लोग कहते हैं ब्लैक स्पॉट्स, तो क्या उन ब्लैक स्पॉट्स को हम लोगों ने निराकृत कर लिया है, और यदि निराकरण कर लिया गया है तो क्या वहाँ पे डेथ्स रुकी हैं, इन चीज़ों की पूरी समीक्षा की गई। वहीं हल्द्वानी में गर्मियों के सीजन को देखते हुए विद्युत विभाग अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि टीपी नगर, गोलापार, काठगोदाम सहित अन्य सब स्टेशन पर विद्युत क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली की दिक्कत ना हो, इस पर काम किया जा रहा है। जो सीजन था उसमें जिन जिन एरिया में हमारे फीडर वगैरह ओवरलोड हुए थे, उनका पिछले साल से सबक लेते हुए हम लोगों ने अभी वर्तमान तक काफ़ी अधिक फीडरों के कंडक्टर वगैरह बदल दिए हैं, और जहाँ जहाँ हमारे ट्रांसफार्मर अतिभारित हुए थे पिछले सीजन में, उनकी हमने क्षमता वृद्धि भी कर दी है। टीपी नगर का हमारा बिजली घर हो, चाहे गोलापार का हमारा बिजली घर हो, चाहे रानीबाग का बिजली घर हो, चाहे काठगोदाम का बिजली घर हो, वहाँ पे जो भी अपेक्षित सुधार कार्य हमारे थे वो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। कुछ बचे हुए कार्य हमारे इस माह में कंप्लीट हो जाएंगे। पौड़ी जिला मुख्यालय में धरने पर बैठे उत्तराखंड जल संस्थान संवेद श्रमिक संगठन ने अधीक्षण अभियंता के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया। नाराज कर्मियों ने बताया कि श्रम विभाग ने श्रमिकों के वेतन में 25% बढ़ोतरी की, लेकिन उन्हें इसका लाभ अब तक नहीं मिला है। उधर पर्वतीय ठेकेदार संघ के सचिव की माने तो विभाग की ओर से ठेकेदारों को भुगतान न होने के कारण श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पाया है। संविदा कर्मियों के द्वारा जो धरना चल रहा था, उनसे आज वार्ता की गई है। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि जो श्रम आयोग की बढ़ी हुई दरें हैं, ठेकेदार उनको उस दरों से भुगतान नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा 10 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था कि इनको बढ़ी हुई दरें दी जाएंगी। तो ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि ये बढ़ी हुई दरों का भुगतान करें, और ठेकेदारों के द्वारा 4 दिन का जो इनका वीकली वो बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा था, उसके भी कहा गया कि उसको भी दें। देखिए, जो संविदा श्रमिक यहाँ पे आंदोलनरत थे, तो उनकी मांग थी कि उनको अप्रैल 2024 से मिनिमम वेजेज जो बढ़ा हुआ है श्रम विभाग के नियम अनुसार वो दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया ही नहीं गया, और बार बार ठेकेदारों द्वारा डिपार्टमेंट से ये मांग की जाती रही कि आप मिनिमम वेजेज पे हमें भुगतान करें, ताकि हम अपने श्रमिकों को वो भुगतान कर सकें। लोहाघाट ब्लॉक में मझेड़ा ग्राम सभा के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए 2 बार सर्वे हो चुका है, बावजूद इसके अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से ये रोड स्वीकृति हुई है, जिसमें वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन विभाग की इतनी लापरवाही है कि विभाग इस रोड को देख नहीं रहा है, जबकि गांव में पलायन के लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का, मोदी जी का काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग दिया जा रहा है कि गांव पलायन न हो और गांव की ओर आदमी रुझान करे। उसके बावजूद भी विभाग सोया पड़ा हुआ है कई, और इसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग लोहाघाट द्वारा पूर्व में 2 बार सर्वे हो चुकी है, जिसमें जो रोड की सर्वे की गई, किस विभाग की रोड जमीन है करके ये पूरी सर्वे हो चुकी है। रुड़की में पत्रकारों और विधायक प्रदीप बत्रा के बीच आखिरकार सुलह हो गई है। बता दें कि क्षेत्र में काफी वक्त से पत्रकारों ने स्थानीय विधायक का बहिष्कार किया था। दरअसल ये पूरा मामला रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक से शुरू हुआ था। बैठक को कवर करने के लिए पत्रकार वहां पहुंचे थे और विधायक ने बैठक से उन्हें बाहर कर दिया था। हालांकि अब विधायक ने प्रेस क्लब में आकर पत्रकारों की नाराजगी को दूर कर दिया है। पत्रकारों का एक दुर्घटनावश प्रकरण था, वो हो गया था। नगर निगम में बोर्ड बैठक के दौरान जो भी हुआ वो जानबूझ कर है या नहीं है वो तो अलग विषय है, लेकिन ये है कि वो गलत था। उसको लेकर जो आपस का गतिरोध था वो आज समाप्त होने जा रहा है। और मित्रों का स्वागत करता हूँ। मित्र शब्द इस बार कहो कि सभी मेरे साथ पिछले 20 साल जुड़े हुए हैं और सभी रुड़की के सम्मानित नागरिक और सभी से मिलना जुलना जिसे रोज लगातार हो तो एक परिवार की तरह हो जाते हैं और एक मित्रता बन जाती है। मैं भी बहुत उदास हो रहा हूँ। मेरा पास में कार्यालय, आप लोग मिल नहीं रहे, मुझे आई नहीं मिलने, तो कहते हैं कि मुझे भी अकेलापन महसूस हो रहा है। भैया आप सब लोग रोज आते हो, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ राजनीतिक बातें होती हैं, कुछ परिवार की बातें होती हैं, कुछ शहर के बारे में चर्चा होती है, कुछ शहर की समस्याओं के बारे में चर्चा होती है। ये सारी चीज जो एक चलन है, प्रचलन है राजनीति का, चलते रहना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं किसी मनमुटाव कह लो या कोई गलतफहमी कह लो, उस वजह से रुक गया था। उधर काशीपुर में नेफा के जंगल में लकड़ी लेने गए 2 युवकों पर बाघ ने हमला कर दिया। बता दें कि बाघ के हमले से युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भेजा गया, इलाज चल रहा है। वहीं घटना पर तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने संज्ञान लेते हुए मौके पर वन विभाग की टीम को भेजा और जंगलों में ट्रैप कैमरों को लगवाया गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में बाघिन ने बच्चों को जन्म दिया है, तब से वो आक्रामक हो चुकी है। हाँ, कल यहाँ पे लगभग 12-1 बजे करीब कोई जंगल में सुनने में आ रहा है कि लकड़ियाँ बीनने के लिए आए थे, तो उन पर दो बच्चों पर, 2 युवकों पर टाइगर द्वारा अटैक किया गया है, जिससे आज हमें उसकी ट्रेसिंग के लिए कैमरा ट्रैप लगाने आए हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है उच्च। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने डीबीटी किए 4,96,38,000। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को भेजा पैसा, सरकार उठा रही बेसहारों की जिम्मेदारी। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के हर ब्लॉक में खुलेंगे क्लस्टर स्कूल, योजना पर हो रहा काम। मंत्री धन सिंह रावत का बयान, हर छात्र को मिलेगा आधुनिक शिक्षा का लाभ। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग सख्त, पहाड़ चढ़ने से पहले कमर्शियल वाहन चालकों का होगा ड्राइविंग टेस्ट, पास होने पर ही आगे जाने की मिलेगी अनुमति। देहरादून में ऐतिहासिक झंडा जी मेले का आगाज, इस साल 90 फीट ऊंचे झंडे जी का आरोहण। पंजाब के राजेंद्र पाल सिंह और सतनाम सिंह के परिवार को मिला दर्शनीय गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य।